हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश पवार। आज हम देखेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक क्लास 8 के चैप्टर 11 को, जो कि हमारा द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1817 सेंचुरी टू 1947। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो नेशनल मूवमेंट थे वो बनाए गए और किस तरह से उन्होंने काम किया। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। हमने एनसीईआरटी बुक पे शॉर्ट नोट बना लिए हैं, तो हम पॉइंट वाइज देखते जाएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। तो पहला पॉइंट है इसमें, इंडिया वाज द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल द पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, ट्रेड, लैंग्वेज और जेंडर आर इंडियंस। इंडिया जो है वो क्या है, इंडिया के जितने भी पीपल्स हैं, चाहे वो कोई सी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, किसी भी कलर के हो, किसी कास्ट के हो, किसी भी लैंग्वेज को बोलते हो, किसी भी जेंडर के हों, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे इंडियंस कहलाएंगे। इसी से हमारी एक नेशनलिज्म की फीलिंग जागेगी, क्योंकि इंडिया के जो पीपल है वो किसी भी स्टेट से हो, अगर वो अपने आप को इंडियंस कहेंगे तो एक पाव जो है सुप्रीमेसी शो होगी। सेकंड पॉइंट है हमारा, द अवेयरनेस ऑफ बीइंग इंडियन एंड दैट इज रिसोर्स एंड सिस्टम वे मीन फॉर ऑल ऑफ देम लेड टू सी द ट्रेस नेचर ऑफ रोल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। जब ये सारी नेशनलिज्म की फीलिंग या इंडियंस की जो फीलिंग है वो जब जागेगी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो इंडिया के ऊपर अभी रूल कर रही है, उसको अपनी पावर देखने को मिलेगी, या फिर वो जो पीपल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे या फिर हमारी कंट्री को छोड़ देंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा, द पॉलिटिकल एसोसिएशन कम इनटू बीइंग इन 1870 एंड 1880। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इन चीज़ों से परेशान होने लगी, इंडिया के जो पीपल थे एक साथ होकर मूवमेंट निकालने लगे, इससे परेशान हो गई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, जो भी बनाया था 1870 से लेकर 1880 के बीच में। फोर्थ है हमारा पॉइंट, पूना सार्वजनिक सभा एंड मे सच एसोसिएशन फंक्शन इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कंट्री देयर गोल्स वेयर स्टेट एज द गोल ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। पूना सार्वजनिक सभा या इस तरह के बहुत सारे एसोसिएशन जो थे या इस तरह के जो ग्रुप्स होते थे, वो मीटिंग किया करते थे पूरी कंट्री के अंदर, जिससे ये आपस में बात कर सके कि जो सारे के सारे जो पीपल है वो आपस में इंडियंस है और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटाएंगे। फिफ्थ है हमारा, they worked with the idea that the people should be sovereign, a modern constitution and key feature of nationalism। वो एक आइडिया पे विश्वास करते थे या एक आइडिया के तौर पे काम किया करते थे, वो था सोवर्जिनिटी का आइडिया, जिसमें सारे के सारे जो पीपल हैं इंडिया के वो एक साथ मिलकर काम करेंगे और नेशनलिज्म की फीलिंग को और जागृत करेंगे। फिर उसके आगे हम देखते हैं हमारा 6 पॉइंट, जो कि है द आर्म्स एक्ट पास्ड इन 1878 disallowing इंडियंस फ्रॉम पासिंग आर्म्स। फिर 1878 में आर्म्स एक्ट पास कर दिया, जिसके अंदर क्या होता था, जो ब्रिटिश आर्मी है उसमें भी इंडिया के जो पीपल है वो जा सकते थे, हाई पोजीशन पर भी रह सकते थे। सेवन्थ पॉइंट है हमारा, द वर्नेकुलर एक्ट विच अलाउड टू गवर्नमेंट टू confiscate the assets of newspaper including their printing press if the newspaper published anything that was found objectionable। फिर उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने वर्नेकुलर एक्ट पास कर दिया, जिसमें इंडिया के जो पीपल थे अगर वो प्रेस में या कुछ भी चीज़ें इंडिया कंपनी के खिलाफ बोलते तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्जेक्ट ले सकती थी, ऑब्जेक्शन ले सकती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। 8th पार्ट है हमारा, इन 1883 लॉर्ड रिपन लॉ मेंबर सर कॉर्टनरी एल्बर्ट इंट्रोड्यूस अ बिल कॉल्ड एल्बर्ट बिल। फिर 1833 में लॉर्ड रिपन जो थे मेंबर, उनके नेतृत्व में सर कॉर्टनरी एल्बर्ट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा एल्बर्ट बिल। अब देखते हैं इस बिल के अंदर क्या था। तो द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रेल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन एंड सोट इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जज इन द कंट्री। पहले हमने देखा था पुराने चैप्टरों में कि जो कोर्ट हुआ करता था उसमें जो सुप्रीम जज हुआ करता था वो ब्रिटिश पीपल हुआ करता था, लेकिन जैसे ही ये जो एल्बर्ट बिल है ये आया तो इंडिया के जो कोर्ट हुआ करते थे उसमें सुप्रीम जज की पोजीशन पर ब्रिटिश के पीपल भी हुआ करते थे और जो हमारा इंडिया है इसके भी पीपल हुआ करते थे। इस बिल से क्या हुआ कि जो जजेस थे उनमें इक्वलिटी आ गई। अब हम देखते हैं हमारा 10th पॉइंट, जो कि है द बिल caused widespread agitation among the whites who strongly opposed the bill and forced the government to withdraw it। लेकिन जब ये बिल आया तो जो ब्रिटिश पीपल थे या जो वाइट पीपल थे
वो उससे काफ़ी दुखी थे और वो चाहते थे कि ये जो बिल है उसको वापस ले ले। अब देखते हैं हमारा 11th पॉइंट जो कि है द इंडियन नेशनल कांग्रेस was established in 1885. It includes 72 delegates from different parts of the country, which include leaders like Dadabhai Naoroji, W.C. Banerjee, Surendranath Banerjee, Ramesh Chand Dutt, S. Subramanya Iyer, फिरोज़ मेहता एंड बरुद्दीन तैयब जी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टाब्लिश्ड हुई 1885 में, जिसको ए ह्यूम ने बनाया था। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई तो इसका मेन एम था कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग हर एक पीपल के अंदर लाना। अब इसके कुछ मेन लीडर भी थे, उनमें से हमने देखा कि दादा भाई नौरोजी थे, W.C. बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर और बरुद्दीन तैयब जी, ये सारे हमारे जो लीडर थे। अब आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है अ नेशन इन द मेकिंग। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है इन द फर्स्ट 20 ईयर कांग्रेस वेर मॉडरेट इन ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। पहले जो 20 साल थे उसमें कांग्रेस जो थी वो मॉडरेट थी, वो अपने ऑब्जेक्टिव या एम्स को लेकर काम करती थी। उनको ऐसा लगता था कि जो ब्रिटिश पीपल है वो उनके लिए ही है या वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत थी। सेकेंड है अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेटिव वाज देयर डिमांड। उनकी जो डिमांड थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, उनकी डिमांड थी कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आवाज़ उठे वो इंडिया के पीपल की तरफ से उठे। थर्ड है इट डिमांड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द रिवेल ऑफ आर्म एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और उनकी जो डिमांड थी वो थी कि जुडिशरी सिस्टम अलग हो, हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम अलग हो, और जो आर्म एक्ट है वो भी बदला जाए। लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम होनी चाहिए, ऐसी उनकी डिमांड थी। फोर्थ पॉइंट है हमारा इट आल्सो डिमांड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द रिवेल ऑफ आर्म एक्ट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। ये हम देख चुके हैं कि जिसमें उनकी डिमांड थी कि लोगों के पास अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, एक्सप्रेशन हो, ये सारी चीज़ें उनकी डिमांड में थी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा द अर्ली कांग्रेस रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशू। It declared that British rule had led to poverty and famines, increase in land revenue, had emperors, peasants and zamindars, there were food shortage because of export and grains to Europe। अब उन्होंने देखा, जो कांग्रेस के जो पीपल थे, उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से हमारी जो इंडिया है उसमें इकोनॉमिक इशू भी काफ़ी हो गए हैं। वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश पीपल है वो पॉवर्टी को कम करे या फिर जो टैक्स कलेक्शन का काम है उसको बहुत कम कर दे। उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश पीपल है उनकी वजह से इंडिया के अंदर जो बेरोजगारी है वो काफ़ी बढ़ गई है, जो भूखमरी है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। इंडिया के जो पीपल है, जो पीसेंट है, वो इतना रेवेन्यू पे नहीं कर पाते जितना कि ब्रिटिश पीपल लेते हैं। और जितना भी फूड जो होता है वो कहाँ, यहाँ से जितना भी गुड्स प्रोड्यूस किया जाता था उसको इंग्लैंड के जो पीपल थे वो इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। इससे भी जो कांग्रेस पीपल थे या कांग्रेस के जो लीडर थे वो नाखुश थे। अब हम बात कर लेते हैं आगे, जो कि हमारा पॉइंट फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट। कुछ जो लीडर थे उनके क्या रूल्स थे वो भी देख लेते। तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब लीडर सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब जो कुछ मेन जो रूलर थे, जैसे कि बंगाल से बिपिन चंद्र पाल थे, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक थे, और जो पंजाब था उससे लाला लाजपत राय थे, जिनको कॉमनली बोलते थे हम लाल बाल पाल। ये ब्रिटिश की जो कॉलोनियल रूल था उसको अपोज किया करते थे, उनकी जो पॉलिसी थी उनका अपोज करते थे। सेकेंड है इसी में हमारा दे डिमांड स्वराज, तिलक डिक्लेयर फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट। वो डिमांड चाहते थे कि उनको स्वराज मिले। स्वराज का मतलब हो कि हर एक जो पीपल है वो इंडिपेंडेंट हो। उनका जो स्लोगन था वो था फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट। इसका मतलब होता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस तरह के उन्होंने स्लोगन बनाए और जिससे काफ़ी जो पीपल थे उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग भी जागृत हुई। थर्ड पॉइंट है हमारा इन 1905 वायसराय करजन announced the partition of the biggest province British of India, Bengal, which include बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। फिर 1905 में वायसराय करजन ने अनाउंस किया कि हम क्या करेंगे, इंडिया के जो इंडिया है उसका पार्टिसिपेशन कर देंगे दो अलग प्रोविंस में। एक जो था वो है ब्रिटिश इंडिया और जो दूसरा है वो बंगाल प्रोविंस। बंगाल के अंदर बिहार और उड़ीसा के भी कुछ पार्ट को इंक्लूड किया था। अब आगे हम देख लेते हैं
द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्लुएंस्ड पीपल ऑल ओवर इंडिया, बोथ द मॉडरेट एंड द रेडिकल्स प्रोटेस्ट द पार्टीशन। अब जब ये पार्टीशन कर दिया उन्होंने बंगाल का, तो इंडिया के जो पीपल थे उससे नाखुश थे, इंडिया के जो मॉडरेट भी थे, वो जो रेडिकल्स पीपल थे वो उससे काफ़ी नाखुश थे, उसका अपोज करते थे वो। फिफ्थ है हमारा, लार्ज पब्लिक मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन वेर ऑर्गेनाइज एंड दिस लेड टू बी द बर्थ ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अब जब ये इन्होंने पार्टीशन कर दिया तो इंडिया के जो पीपल थे, लार्ज नंबर में जो पीपल थे, उन्होंने मीटिंग करना और या मूवमेंट निकालना स्टार्ट कर दिया, और फिर एक नया मूवमेंट निकल कर आया वहाँ से, जो कि था स्वदेशी मूवमेंट। अब आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। मास नेशनलिज्म की ग्रोथ किस तरह से हुई, तो पहला पॉइंट है इसमें हमारा, after 1919, the struggle against Britain rule gradually became a mass movement involving peasant, tribal, students and women in large number and factory workers. 1919 में जो स्ट्रगल था ब्रिटिश के अगेंस्ट वो काफ़ी बढ़ गया, और जो मास मूवमेंट था वो काफ़ी फेमस हुआ। मास मूवमेंट के अंदर जो पीसेंट थे, छोटे छोटे जो फार्मर थे, जो ट्राइबल पीपल थे, जो स्टूडेंट थे, जो वुमन थी, या फैक्ट्री वर्कर्स थे, सब पार्टिसिपेट करते थे और जो ब्रिटिश पॉलिसी उसका अपोज किया करते थे। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1914 अल्टर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। और जैसे ही 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन भी डेवलप्ड हो गई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, इंग्लैंड जो था उसका काफ़ी नुकसान हुआ, तो इंडिया के अंदर उसको काफ़ी मजबूती मिल गई, इंडिया के जो पीपल थे वो थोड़े स्ट्रॉन्ग बन गए। थर्ड है हमारा, India was dragged into the war and this led to huge rise in defense expenditure of the government of India। जब ये बार हुआ तो इंडिया का जो एक्सपेंडिचर सिस्टम था वो उसकी काफ़ी डिमांड हो गई, और इंडिया की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या फिर हमने देखा था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या फिर हमने टिस्को को देखा था, ये भी काफ़ी डेवलप हो गई। फोर्थ है हमारा, इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डिमांड्स ऑफ बार सप्लाईज लेड टू द शार्प राइज इन प्राइस विच क्रिएट ग्रेट डिफिकल्ट फॉर द कॉमन पीपल। अब जब मिलिट्री एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ गया, इनकी जो डिमांड थी काफ़ी बढ़ गई, तो यहाँ पर जो गुड्स हुआ करता था इसकी भी डिमांड बढ़ गई। इसकी वजह से जो इंग्लैंड के जो पीपल थे उन्होंने यहाँ पर जो गुड्स का प्राइस था वो काफ़ी डिक्रीज़ कर दिया, जिससे जो कॉमन पीपल थे इंडिया को, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। फिफ्थ है हमारा, द बार लीड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी, द गवर्नमेंट फोर्स द विलेज इन इंडिया टू सेंड देयर सोल्जर फॉर एन एलियन केस। अब जब यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो ब्रिटिश को अपनी आर्मी को काफ़ी एक्सपेंड करना था, तो वो इंडियन पीपल को बार करने के लिए, लड़ाई करने के लिए जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर उन्होंने पहुँचाया। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी जो है जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में। सेकंड है, ही स्टडी लॉ इन इंग्लैंड एंड वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ एंड स्टेड देयर फॉर 20 ईयर। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपनी जो स्टडी की थी वो इंग्लैंड में की थी, और फिर उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए जहाँ पर उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस करी, और 20 साल वो वहीं पर रुके। थर्ड है हमारा, ही इमर्ज एज अ मास लीडर ऑफ इंडिया। वो इंडिया के एक मास लीडर के रूप में निकल कर आए। फोर्थ है हमारा, इन साउथ अफ्रीका गांधी जी स्ट्रगल फॉर द इंडियंस इन नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट सेसिस्ट रेस्ट्रिक्शन एंड हैड अर्न ग्रेट रिस्पेक्ट एंड पॉपुलरिटी बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, जो इंडिया में वॉयलेशन हो रहा था उसको लेकर उन्होंने काफ़ी मार्च निकाले, जिससे उनको काफ़ी रेस्पेक्ट और पॉपुलरिटी मिली इंडिया के अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, महात्मा गांधी spent his initial year in India traveling throughout the country, understanding the people, their needs and overall situation। महात्मा गांधी ने जो अपनी लाइफ है, इनिशियल ईयर जो थे उनके, वो इंडिया को ट्रैवलिंग करने में ही निकाले। उन्होंने लोगों को समझने में उनकी क्या ज़रूरत है या उनकी ओवरऑल सिचुएशन जो है उसको समझने में अपना पहले के शुरुआती दिनों को निकाला। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, गांधी जी लॉन्च लोकल मूवमेंट इन चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद इन विच ही रिसीव्ड सक्सेस। फिर उसके बाद गांधी जी ने कुछ मूवमेंट निकाले, कुछ मूवमेंट चंपारण, कुछ खेड़ा में और कुछ अहमदाबाद में निकाले, जिससे उनको काफ़ी सक्सेस भी मिली। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है द रोलेट सत्याग्रह। तो देखते हैं क्या है इसमें। पहला पॉइंट है, इन 1919 द गवर्नमेंट पासेस द रोलेट एक्ट
and empower the provincial government to search any place and arrest any person whom is suspected without a warrant. 1919 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह पास किया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पीपल थे वो हर किसी भी टाइम पर किसी भी जगह पर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लेते थे, उसको बिना किसी वारंट के दिए। सेकंड है, गांधी जी लॉन्च्ड अ सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट विच कर्व द फंडामेंटल राइट सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथ पॉलिसीज पावर। फिर रॉलेट एक्ट जो था उससे काफ़ी नाराज होकर गांधी जी ने एक सत्याग्रह निकाला, जिसमें ऐसी बात कही कि हर एक पर्सन के पास फ्रीडम ऑफ राइट जो है फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, जिसमें हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथ पॉलिसी पावर। ये सारी चीज़ें हो जिससे वो गवर्नमेंट जो है उससे डिमांड कर सके कि किस तरह की पॉलिसी या किस तरह का वर्क होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना क्रिटिसाइज द एक्ट ऑफ ज्वेलिस एंड ट्रेनिकल। महात्मा गांधी और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो अपोज करते थे द रॉलेट एक्ट जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, काफ़ी उसका अपोज किया करते थे। फोर्थ है हमारा, इन अप्रैल 1919 अ नेशनल वाइड हड़ताल was launched and government used brutal measures to suppress them. The Jallianwala Bagh measures inflicted by General Dyer in Amritsar on Baisakhi Day was a part of this repression. अब क्या हुआ, 1919 में जो इंडिया के जो पीपल थे, काफ़ी जो मेन लीडर थे, उन्होंने एक मीटिंग हेल्ड करी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चली तो उन्होंने वहाँ पर उस ग्राउंड को चारों तरफ से घेर लिया और उसमें वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। और उसके जो लीडर थे वो थे जनरल डायर। और बैसाखी का वो दिन था जहाँ पर इंडिया के जो बहुत सारे पीपल थे मीटिंग में थे, तो उन्होंने जब फायरिंग करी तो उसमें काफ़ी सारे जो पीपल थे उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब हम देखेंगे खिलाफत एजिटेशन क्या है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारा, in 1920 the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan or Khalifa and he was deprived of his political power and authority। 1920 में जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी जो तुर्की सुल्तान थे और जो खलीफा थे उनके साथ, कि वो अपनी पावर को या फिर अपनी जो अथॉरिटी उनको शेयर करेंगे। सेकेंड है, द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली हु विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लैग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी एंड डिमांड स्वराज। फिर खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया, जिसमें लॉन्च किया था उसके जो लीडर जो थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि इंडिया को क्या मिल जाए, पूर्ण स्वराज मिल जाए। और उसी का साथ और ये जो मूवमेंट निकाला था उन्होंने खिलाफत मूवमेंट, इसी मूवमेंट को लेकर वो गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसके साथ वो जुड़ गए और पूर्ण स्वराज की डिमांड करने लगे। अब देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट क्या है। इन 1921 to 22 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेज। मैनी लॉयर्स सच एस मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी राजगोपालचारी एंड अशरफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिस। जब ये मूवमेंट निकला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इसमें जो इंडिया के जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट थे इन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया और इस मूवमेंट में जुड़ गए। बहुत सारे जो लॉयर थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, राजगोपालचारी और अशरफ अली, ये सारे जो लोग थे जो मेन लीडर थे वो भी इस ग्रुप में जुड़ गए। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, ब्रिटिश टाइटल वेयर सरेंडर एंड लेजिस्लेचर बॉयकॉट पीपल एट पब्लिक बेनिफिट फॉर फॉरेन क्लोथ। और ये जो मूवमेंट निकाला तो इसमें लोगों से उन्होंने डिमांड करी कि जो ब्रिटिश पॉलिसी है उसका बॉयकॉट करो और जो ब्रिटिश क्लॉथ है इन सारी चीज़ों को भी बॉयकॉट करो। इंडिया का जो क्लॉथ है, इंडिया के जो गुड्स हैं उन्हीं का यूज़ करो। अब आगे हम बात कर लेते हैं पीपल इनिशिएटिव्स की। तो पहला पॉइंट है इसमें, इन खेड़ा गुजरात पाटीदार पीसेंट ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। अब खेड़ा गुजरात में जो पाटीदार पीसेंट थे वो भी इस जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। सेकंड है हमारा, इन कोस्टल आंध्र एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिक्वर शॉप बेयर पिक्ट। और जैसे कि कोस्टल एरियाज में हम बात करें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो पीपल थे वहाँ पर जो लिक्वर शॉप थी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया करते थे। इससे भी वो जो पीपल थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नाखुश थे। थर्ड है हमारा, इन बंगाल
द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस गेव एनॉर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। और बंगाल में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वहाँ के जो पीपल्स थे वो उसमें जुड़ते गए और एक पावरफुल आर्मी की तरह वो खड़े हो गए और सबके अंदर यूनिटी थी और वो पूर्ण स्वराज की डिमांड करने लगे। फोर्थ है हमारा, इन पंजाब अकाली एजिटेशन ऑफ सिक्स sought to remove corrupt महंता सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वाराज। अब पंजाब में जो कुछ सिख पीपल थे वो भी एक साथ यूनाइट होकर आ गए और जो गुरुद्वारा में जो शिफ्ट होते थे महंतास जो कि ब्रिटिश पावर को सपोर्ट करते थे उनको वहाँ से गुरुद्वारा से रिमूव कर दिया उनने और वो भी पूर्ण स्वराज की डिमांड करने लगे। आगे हम देखते हैं द पीपल्स महात्मा। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा, पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मैसेज और समवन हु कुड हेल्प देम टू ओवरकम देयर मिजरी एंड पॉवर्टी। जो पीपल थे वो बताते थे कि जो महात्मा गांधी है वो एक ऐसे पर्सन है जो पुअर पीपल है उनकी मदद करेंगे और वो किसी भी समय किसी की भी हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे। सेकेंड पॉइंट है हमारा, गांधी जी बेस्ड टू बिल्ड क्लास यूनिटी नॉट क्लास कन्फ्लिक्ट स्टिल पीस एंड could imagine that he could help them in their fight against zamindar and agricultural labor, believed that would provide them land। गांधी जी ऐसे पीपल थे जो यूनिटी की बात करते थे, जो नोट क्लास कन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे और जो एग्रीकल्चर लेबर्स थे उनकी काफ़ी सपोर्ट किया करते थे, उन्हीं के लिए वो मूवमेंट भी निकाला करते थे। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929। तो देखते हैं इसमें क्या है। पहला पॉइंट है हमारा, इन February 1922 a crowd of peasants set fire to police station in चोराचोरी, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब क्या हुआ, फरवरी 1922 को बहुत ज़्यादा लोगों का जो झुंड था वो पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गया और उन्होंने वहां पर आग लगा दी और बहुत सारे पुलिस वालों को मार भी दिया। इससे नाराज होकर गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको रोक दिया। सेकेंड है हमारा, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू urged that the party should fight election to the council and enter them in order to influence government policy। जो चित्तरंजन दास थे और जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने उनको पार्टी का हेड बना दिया और उनको लोगों ने बताया कि आपको इलेक्शन करना चाहिए, जो काउंसिल है उसमें इलेक्शन करना चाहिए और जो गवर्नमेंट पॉलिसी है इलेक्शन जीतने के बाद उसको चेंज करनी चाहिए। थर्ड है हमारा, सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1930 अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद 1930 में गांधी जी ने एक और मूवमेंट स्टार्ट करा जिसका नाम था सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वेर द टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द मिड 1920। और जो नेशनलिज्म की फीलिंग जो सबसे ज़्यादा जागृत हुई तो वो हुई थी 1921 से लेकर 1931 तक। उसमें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक है एक जो पार्टी है वो डेवलप्ड हुई और एक जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये दो इम्पोर्टेंट ग्रुप थे, ये डेवलप्ड हुए और इन्होंने काफ़ी लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, द कांग्रेस रिजॉल्व टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड 26 जनवरी 1930 वाज ऑब्जर्व्ड एज इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री। जो कांग्रेस थी वो पूर्ण स्वराज की डिमांड करती थी और 1929 में जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में उन्होंने इसकी डिमांड करी और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने लगा पूरी देश में। लेकिन अभी हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। अब देखते हैं आगे, द मार्च टू डांडी। डांडी मार्च को देखते हैं हम, ये क्या है। तो नंबर 1 है इसमें हमारा, इन 1930 गांधी जी स्टार्टेड द मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। 1930 में गांधी जी ने एक मार्च स्टार्ट किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको बोला जाता था डांडी मार्च या फिर सॉल्ट मार्च, जिसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने साल्ट का जो प्राइस था काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया था, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने ये मूवमेंट निकाला था। सेकेंड है इसमें देखते हैं हम, गांधी जी एंड हिज फॉलोवर मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी वेयर दे ब्रोक द साल्ट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल साल्ट फाउंड इन द सी शोर एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट। अब गांधी जी ने इससे नाखुश होकर एक मूवमेंट निकाला, हमने ये देखा। तो गांधी जी और उनके फॉलोवर जो थे उन्होंने एक मार्च निकाला, साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट किया था
और वो कहाँ तक मूव करते गए, तो डांडी तक गए। वहाँ पर उन्होंने जो सॉल्ट लॉ बनाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको ब्रेक किया और गांधी जी ने बताया कि जो सी वाटर है उसको बॉईल करो आप, और उससे सी को जो सॉल्ट है उसको प्रोड्यूस करो, और जो ब्रिटिश सॉल्ट है उसको बॉयकॉट करो। थर्ड पॉइंट है हमारा, द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल बोर फ्रूट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 prescribed provisional autonomy and the government announced election to the provisional legislature in 1937। अब ये जब सारे जो पीपल इकट्ठा होने लगे, ये स्ट्रगल करने लगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने एक एक्ट पास किया जो कि था एक्ट ऑफ 1935। इसमें ऐसी पॉलिसी रखी गई कि अब जो इलेक्शन होंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ प्रोविजनल लेजिस्लेचर है उसके भी होंगे, और ये सिलसिला हमारा शुरू हो गया 1937 से। अब सेकेंड पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसमें, द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन सितंबर 1939। द कांग्रेस लीडर वेर ready to support the British war effort, but in return they want that India be granted independence after the war. The British refused to concede the demand and the Congress minister resigned its protest। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 में, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी डिमांड थी कि जो इंडिया के जो सोल्जर, इंडिया की जो आर्मी है या इंडिया के जो पीपल है उनकी तरफ से लड़ाई करे, लेकिन जो इंडिया के जो मेन लीडर थे उन्होंने डिमांड रखी कि वो तभी लड़ाई करेंगे जब लड़ाई के बाद या वार के बाद उनको इंडिपेंडेंट दे दे। तो ब्रिटिश ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। तो इंडिया के जो पीपल थे या जो कांग्रेस के मिनिस्टर थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया कि वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके आगे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे अगर वो हमें इंडिपेंडेंस दे देते हैं। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इससे सहमत हो जाती है लास्ट में। फिर देखते हैं हमारा क्विट इंडिया एंड लेटर। तो क्विट इंडिया क्या है? Mahatma Gandhi decided to initiate a new phase of movement against the British in the middle of the Second World War, which was Quit India Movement। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो एक मूवमेंट निकालेंगे, और जो कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उसी के बीच में गांधी जी ने एक मूवमेंट निकाला जिसका नाम रखा क्विट इंडिया मूवमेंट। सेकेंड पॉइंट है इसमें, द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वेयर सेवर डिप्रेशन एंड द एंड ऑफ 1943 ओवर 90,000 पीपल वेयर अरेस्टेड एंड अराउंड 1000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग। अब ये जो मूवमेंट निकाला तो इससे ब्रिटिश नाखुश हो गया और उसका रिजल्ट क्लियर निकला कि 1939 से लेकर 1943 के बीच में 90,000 जो पीपल थे उनको अरेस्ट कर लिया और लगभग 1000 पीपल को मार दिया पुलिस फायरिंग में। अब हम बात कर लेते हैं टूवर्ड इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, किस तरह से हमें इंडिपेंडेंस मिली और किस तरह से पार्टीशन हो गया। तो पहला पॉइंट है हमारा, in 1940 the Muslim League had moved a resolution demanding independent state for Muslim in the northwestern and eastern areas of the country। 1940 में जो मुस्लिम पॉपुलेशन उन्होंने डिमांड रखी कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए जो कि हमारा होना चाहिए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न एरियाज में। सेकेंड है, द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937 seemed to have convinced the league that Muslim were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure। तो जब प्रोविजनल इलेक्शन हुए 1937 में, तो ये देखा गया कि जो मुस्लिम पीपल है वो माइनॉरिटी में है और उन्हें कुछ डेमोक्रेटिक के अकॉर्डिंग एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर मिलना चाहिए या उनको एक सुप्रीमेसी मिलनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा, द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ द लीग डिजायर टू फॉर्म टू जॉइन कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 आल्सो एनॉयड द लीग। और जो कांग्रेस ने निकाली थी अपना यूनाइटेड प्रोविजन एक्ट 1937, उसका जो मुस्लिम कम्युनिटी है या मुस्लिम लीग है उसने इसका अपोज भी किया था। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं हमारा, इन 1945 आफ्टर द एंड ऑफ द वार द ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशन बिटवीन द कांग्रेस the league and themselves for the independence of India. The talks failed because the league accelerated the demand for Pakistan। अब 1945 में जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर जब वो आई तो उन्होंने देखा कि इंडिया के जो पीपल है वो काफ़ी अट्रैक्ट हो चुके हैं, वो सारी यूनिटी के साथ है, तो उन्होंने इंडिपेंडेंस देने की बात रख ली, लेकिन उन्होंने डिमांड भी करी कि एक पाकिस्तान नया स्टेट बनना चाहिए। फिफ्थ हम देख लेते हैं, in March 1947 the British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand। 16 August 1947 was declared the direct action day by the league। मार्च 1946 को जो ब्रिटिश कैबिनेट हुई उसमें 3 मेंबर को उन्होंने सिलेक्ट किया और बोला कि आप दिल्ली जाकर एग्जामाइन करो कि क्या हमें
दो अलग अलग स्टेट बनाने चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया, इसकी डिमांड रखी गई। और फिर 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया, जिसमें जो पर्सन है वो चाह सकता है कि वो उसको इंडिया के अंदर रहना है या फिर पाकिस्तान के अंदर रहना है। सिक्स पॉइंट है हमारा, ऑन 3 जून 1947 द पार्टीशन प्लान was announced and Pakistan came into existence. The joy of our country independence from British rule came mixed with the pain and violence of partition. 3 जून 1947 को पार्टीशन हो गया पाकिस्तान का, और इंडिया जो हो गया एक फ्री कंट्री बन गया, और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11, जो कि था हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मैथ्स वाला रॉकी चैनल। शुक्रिया।